हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? विश्व का भूगोल। क्या? विश्व का भूगोल। बात करें अपने तो भूगोल को हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं या 4 भागों में पढ़ते हैं। एक तो भौतिक भूगोल। कौन कौन से? एक तो भौतिक भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल, तीसरा भारत का भूगोल, चौथा राजस्थान का भूगोल। चार भागों में पढ़ते हैं। एक तो भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। लेकिन इससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि ये भूगोल होता क्या है और किन शब्दों से मिलकर बना है, किस भाषा का शब्द है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें भूगोल की, भूगोल की बात करें अपन तो भूगोल को अपन ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ज्योग्राफी भी बोलते हैं। बात करें भूगोल की तो भूगोल का अगर हम अर्थ जाने या परिभाषा जाने भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो भू और एक गोल। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और गोल का अर्थ गोल, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? गोल का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी गोल है। लेकिन अब बात करें ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और यह कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वह शब्द कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो यह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो जियो, इसका अर्थ क्या है? जियो का अर्थ है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और एक है ग्राफी। ग्राफी का अर्थ क्या है? अध्ययन करना। बात करें अपन ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और यह
कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? एक तो जियो और एक ग्राफी। जियो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ क्या हुआ? अध्ययन करना। तो बात करें अगर हम, तो दोनों शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना, इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन करना। अतः पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, इसलिए जियोग्राफी का अर्थ क्या हुआ? जियोग्राफी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल या ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, जो ज्योग्राफी शब्द है यह सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने दिया था ज्योग्राफी शब्द? ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज एक विद्वान था, ग्रीक विद्वान। ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम एक जो ग्रीक विद्वान था इरेटोस्थनीज, इसने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द दिया था। ठीक है, हमने बात की भूगोल की। भूगोल को हम ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है अध्ययन करना। इस प्रकार ज्योग्राफी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी या भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान ने दिया। बात करें अपन प्राचीन समय में भूगोल के कितने भाग थे? प्राचीन समय में भूगोल को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। प्राचीन समय में भूगोल को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। प्राचीन समय में भूगोल को 2 भागों में बांटा गया था। वह कौन कौन से थे? एक तो व्यवस्थित भूगोल, कौन सा? एक तो व्यवस्थित भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। प्राचीन समय में भूगोल को 2 भागों में बांटा गया था। वह कौन कौन से हैं? एक तो व्यवस्थित भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। अगर बात करें अपन दोनों को लेकर,
पहले हम बात करते हैं व्यवस्थित भूगोल की। व्यवस्थित भूगोल की बात करें अपन तो वह शाखा भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक को या जैसे जलवायु या वनस्पति को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। बात करें भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, वनस्पति आदि। जलवायु वनस्पति आदि को लेकर संपूर्ण व्यवस्थित भूगोल के अंदर भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, वनस्पति, तापमान वगैरह आदि को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। वह क्या कहलाता है? वह व्यवस्थित भूगोल कहलाता है। अब बात करें अपन व्यवस्थित भूगोल। व्यवस्थित भूगोल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल और एक आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। बात करें, हमने परिभाषा देख ली है व्यवस्थित भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, वनस्पति को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। बात करें तो व्यवस्थित भूगोल को भी दो भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? एक तो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल और एक आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। अगर हम बात करें तो जो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल है, इसके जो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल है, इसके पिता किसको कहा जाता है? प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। और अगर बात करें अपन आधुनिक व्यवस्थित भूगोल, तो आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हमने बात की भूगोल की दो शाखाएं
बताई गई है। कौन कौन सी? व्यवस्थित भूगोल और व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। हमने बात की व्यवस्थित भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल की वह शाखा जिसमें किसी एक भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, वनस्पति आदि को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, इसे व्यवस्थित भूगोल कहा जाता है। और अगर बात करें व्यवस्थित भूगोल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल और एक आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। तो हम बात करें जो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल है, इसके पिता किसे कहा जाता है? इसको इरेटोस्थनीज को प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के पिता कहा जाता है। और बात करें आधुनिक व्यवस्थित भूगोल, तो आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ये हमने बात की व्यवस्थित भूगोल को लेकर। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक भूगोल को लेकर। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक भूगोल को लेकर। प्रादेशिक भूगोल बात करें प्रादेशिक भूगोल, तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन एक विशेष प्रदेश या क्षेत्र के लिए किया जाता है। हमने बात की थी पहले व्यवस्थित भूगोल। व्यवस्थित भूगोल में क्या होता था कि वह भूगोल की वह शाखा जिसमें केवल एक भौगोलिक कारक को लेकर, जैसे वनस्पति, जलवायु, इनमें से एक भौगोलिक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। और बात करें प्रादेशिक भूगोल, इसमें उसका सेम विपरीत है। भूगोल की वह शाखा भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त भौगोलिक कारकों को लेकर समस्त भौगोलिक कारकों को लेकर एक निश्चित प्रदेश का अध्ययन या समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन एक निश्चित प्रदेश या क्षेत्र को लेकर किया जाता है। बात की हमने प्रादेशिक भूगोल की वह शाखा जिसमें अंतर्गत समस्त भौगोलिक कारक, जलवायु, वनस्पति, तापमान, जितने भी भौगोलिक कारक हैं, उन सब का अध्ययन एक विशेष निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश या क्षेत्र को लेकर अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। तो बात करें अपन, जैसे हमने बात की थी व्यवस्थित भूगोल के भी दो भाग थे, तो इसी प्रकार प्रादेशिक भूगोल के भी कितने भाग हैं? इसके भी दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो प्राचीन प्रादेशिक भूगोल और एक आधुनिक प्रादेशिक भूगोल। कितने भाग हैं? इसके भी
दो भाग है। इसके भी कितने भाग है? इसके भी दो भाग है। कौन कौन से? एक तो प्राचीन प्रादेशिक भूगोल और एक आधुनिक प्रादेशिक भूगोल। बात करें प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता या जनक किन्हें कहा जाता है? तो वह है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। और बात करें जो आधुनिक प्रादेशिक भूगोल है, इनके पिता कौन है? कौन है? कार्ल रिटर। ठीक है, हमने बात की भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्रोफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्रोफी का अर्थ है अध्ययन करना, इसलिए जियोग्राफी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन करना। बात करें प्राचीन समय में भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक तो व्यवस्थित भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। बात करें अपन व्यवस्थित भूगोल को भी दो भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? एक तो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल और एक आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। हम बात करें प्राचीन जो व्यवस्थित भूगोल है, इसके पिता किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज को। और बात करें जो आधुनिक व्यवस्थित भूगोल है, इसके पिता किन्हें कहा जाता है? तो वह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। बात करें प्रादेशिक भूगोल की, प्रादेशिक भूगोल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राचीन प्रादेशिक भूगोल, इसके पिता कौन है? हिकेटियस। और एक है आधुनिक प्रादेशिक भूगोल, इसके पिता कौन है? कार्ल रिटर। ये हमने बात की भूगोल के लेकर कि इसके कितने भागों में प्राचीन समय में बांटा गया था। और अब हम बात करेंगे पृथ्वी को उत्पत्ति को लेकर कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस आधार पर हुई। क्या बात करेंगे अब? पृथ्वी की उत्पत्ति के जो बाद कितने मंडलों का विकास हुआ, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने मंडलों में विकास हुआ। ये हमने बात की भूगोल को लेकर, जो ज्योग्राफी शब्द था उसको लेकर। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। आज तक आपने ऐसा किसी भी YouTube पे नहीं देखा होगा कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, इनके पिता किन्हें कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रादेशिक भूगोल के जो कितने भाग हैं तथा उनके पिता कौन कौन है। तो जैसे प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता हिकेटियस है और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कार्ल रिटर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी को लेकर। हम बात करें तो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय उसके बाद 3 मंडलों का विकास हुआ था। और कौन से मंडलों का विकास हुआ था? 3 मंडलों का विकास हुआ था। कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। बात करें अपन पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद
पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद तीन मंडलों का विकास हुआ। वह तीन मंडल कौन कौन से थे? पहला है वायुमंडल। पहला कौन सा है? वायुमंडल। दूसरा जलमंडल। तीसरा स्थल मंडल। ठीक है, कितने मंडलों का विकास हुआ? तीन मंडलों का विकास हुआ। कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों मंडलों से मिलकर कौन से मंडल का निर्माण हुआ? जैव मंडल का निर्माण हुआ। कौन से मंडल का निर्माण हुआ? जैव मंडल का। इन तीनों मंडलों से मिलकर किस मंडल का निर्माण हुआ? जैव मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, बात करें अपन जैव मंडल की। यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीव पाया जाता है। बात करें जैव मंडल की। यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने मंडलों का निर्माण हुआ या विकास हुआ? तीन मंडलों का, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों मंडलों से मिलकर किस मंडल का निर्माण हुआ? जैव मंडल का। अब जैव मंडल में क्या होता है? यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है। बात करें अपन ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यह प्राणियों को जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसको हम चार श्रेणी उच्चावचों में विभाजित करते हैं कि किस किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तीन श्रेणी उच्चावचों में हम बांटते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह कौन से श्रेणी उच्चावच में आता है या फिर प्रथम श्रेणी उच्चावच कौन कौन से हैं। तो बात करें प्रथम श्रेणी उच्चावच। बात करें प्रथम श्रेणी उच्चावच, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं।
अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण कौन सी श्रेणी के उच्चावचों में किया गया या हुआ था, तो आप प्रथम श्रेणी उच्चावच कहेंगे। अगर महाद्वीप और महासागर को पूछ ले जाए कि यह कौन सी श्रेणी के उच्चावच है, तो यह कौन से हैं, यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें अपने द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पर्वत एवं पठार आते हैं। कौन कौन से, पर्वत एवं पठार। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में कौन कौन से आते हैं, पर्वत एवं पठार आते हैं। इसी प्रकार बात करें तीसरे तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की बात करें तो इसमें मैदान, डेल्टा, गाठी आदि जो भी बच गए हैं वो आते हैं। आदि, ठीक है। हमने बात की पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने मंडलों का विकास हुआ, 3 मंडलों का, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इन तीनों से मिलकर जलमंडल का, जैवमंडल का निर्माण हुआ। और बात करें उच्चावचों की तो हमारी पृथ्वी को 3 उच्चावचों में बांटा गया है। कौन कौन से, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पर्वत एवं पठार आते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में मैदान, डेल्टा और घाटी आते हैं। बात करें इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो बात करें महाद्वीप और महासागरों का निर्माण तथा पर्वतों एवं पठार का निर्माण आंतरिक बलों के कारण हुए। आंतरिक बलों के कारण, इसके बारे में हम आगे देखेंगे विस्तार से। बात करें मैदानी और डेल्टा गाठियों का निर्माण बाह्य बलों के कारण है। ठीक है। उच्चावचों को कितने श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पर्वत एवं पठार। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में मैदानी, डेल्टा और गाठियाँ आती है। अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर। जैसे अभी हम बात करेंगे वायुमंडल को लेकर। किसको लेकर, वायुमंडल को लेकर। आज हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। ये उच्चावच जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये उच्चावच है। इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा क्षेत्र किस उच्चावच के अंतर्गत आता है। बात करें अपन वायुमंडल की। अब किसकी बात करेंगे अपन, वायुमंडल की। हम बात करेंगे वायुमंडल की। तो पहले हम इसकी क्या करेंगे, परिभाषा कि वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है। तो बात करें वायुमंडल की परिभाषा की, तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। किसी भी
ग्रह के वायुमंडल की परिभाषा की बात करें तो किसी भी ग्रह के चारों ओर वायु या गैसों किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। बात करें पृथ्वी का वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। वायुमंडल की बात की हमने, परिभाषा है इसकी, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है या विस्तृत है। अब बात करें इसके कार्यों को लेकर कि वायुमंडल के क्या क्या कार्य हैं उनको लेकर। कार्य बात करें कार्यों को लेकर तो वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जो जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। बात करें दूसरे कार्य की तो वायुमंडल में जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प 0 से 4% पाया जाता है। जलवाष्प कितना पाया जाता है? 0 से 4%, जो जिससे आवश्यक वर्षा होती है। जिससे आवश्यक वर्षा होती है। क्या होती है? जिससे आवश्यक वर्षा होती है। ठीक है। बात करें जो नेक्स्ट अपना कार्य है
उसकी तो वह क्या है, वायुमंडल में हरित ग्रह जैसे पाई जाती है। क्या, वायुमंडल में हरित ग्रह गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। क्या, वायुमंडल में हरित ग्रह गैसें पाई जाती हैं हरित ग्रह गैसें पाई जाती है जो वायुमंडल का या पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। वायुमंडल में कुछ ऐसी हरित ग्रह गैसें पाई जाती है जो अपने पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। तो हमने बात की कि वायुमंडल की परिभाषा की बात करें तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसें पाई जाती है, गैसों का जो आवरण होता है वह क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। बात करें इसके कार्यों की तो वायुमंडल में गैसें पाई जाती है जो जीवन के लिए अति आवश्यक होती है, जैसे अपने ऑक्सीजन जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है और नाइट्रोजन भी आवश्यक है। उसी प्रकार वायुमंडल में जलवाष्प 0 से 4% पाया जाता है जो वर्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, बात करें वायुमंडल में कुछ हरित ग्रह गैसें भी पाई जाती हैं जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखने में सहायक होती है। बात करें अपन ये जो हरित ग्रह गैसें कौन कौन सी है उनके बारे में बात करें। हरित ग्रह गैसों के बारे में पहले हम बात करते हैं कि हरित ग्रह क्या है। क्या, हरित ग्रह वायुमंडल में कुछ हरित ग्रह गैसें पाई जाती है जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। बात करें अपन हरित ग्रह गैसों की, हरित ग्रह गैसें वह गैसें होती हैं जो सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक आने तो देती है लेकिन पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसी तापमान को वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। बात करें हरित ग्रह की, हरित ग्रह वह परत होती है जो सूर्य की हरित ग्रह गैसें वह गैसें होती है जो सूर्य की विकिरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है। पृथ्वी की सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर सतह पर आने तो देती है लेकिन जो पार्थिव किरणें हैं, जो लौटती हुई किरणें हैं, उन्हें जो पार्थिव किरणें हैं उन्हें क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है।
बात करें जो हरित गृह गैसें जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है, लेकिन पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। जब सौर विकिरणें सूर्य से आएगी और वह पृथ्वी से टकराकर जब वापस लौटेगी, तो तब क्या होता है कि जो हरित गृह गैसें होती है यह इन्हें अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए इसी तापमान को वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए इसी तापमान को वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे वाली लाइन है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। इसलिए इस तापमान को वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, ये हमने बात की हरित गृह गैसों की। ठीक है, हरित गृह गैसें वह गैसें होती है जो सौर विकिरणों को पृथ्वी पर आने तो देती है, लेकिन पृथ्वी की सतह से जब वो वापस लौटती है पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, इससे हरित गृह गैसों के कारण। और बात करें अपने, इसीलिए इस तापमान को क्या कहते हैं, वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। ये हमने बात की हरित गृह के बारे में कि हरित गृह क्या होता है। अब बात करेंगे हम कि हरित गृह गैसें कौन कौन सी होती है जिनके कारण तापमान में वृद्धि होती है या वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है, वह गैसें कौन कौन सी है, इनके बारे में हम बात करेंगे। बात करें प्रमुख हरित गृह गैसें। प्रमुख हरित गृह गैसें, बात करें प्रमुख हरित गृह गैसें।
प्रमुख हरितगृह गैसें कौन कौन सी हैं, उनकी अगर बात करें अपन तो वह कौन कौन से है। पहले है जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कौन कौन सी है, कार्बन डाई ऑक्साइड। दूसरी बात करें मीथेन, यह प्रमुख हरितगृह गैसें है। तीसरी बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बात करें। चौथी, पहली गैसें कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, चौथी है ओजोन, चौथी है ओजोन, पांचवी जलवाष्प और छठी कौन सी है, CFC, क्या कहते हैं इसे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CFC को क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यह प्रमुख हरितगृह गैसें हैं, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यह प्रमुख हरितगृह गैसें हैं। अब बात करें अपने कि जो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, और अगर यह गैसें नहीं हो तो पृथ्वी का तापमान कितना हो जाएगा। बात करें पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान में कितना है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस वर्तमान में। वर्तमान में अगर हम बात करें कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है तो वह कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। यदि वायुमंडल में हरितगृह गैसें नहीं होती है तो पृथ्वी का तापमान कितने डिग्री हो जाएगा, यदि वायुमंडल में हरितगृह गैसें नहीं होती है तो तापमान कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, बात करें पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान में कितना माना जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें कि अगर वायुमंडल में जो हरितगृह गैसें अगर नहीं हो तो पृथ्वी के औसत तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर हरितगृह गैसें नहीं हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात करें कि वायुमंडल में किन किन चीज़ों से बचाता है या किन किन समस्याओं से बचाता है उसके बारे में
बात करें अपन वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल हमें जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उनसे बचाता है। अगर वायुमंडल नहीं हो तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है, जिससे कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर वगैरह, ये ऐसी भयानक बीमारियां हो सकती है जिनसे हमें कौन बचाता है? वायुमंडल बचाता है। और वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्कापिंडों से बचाता है। इनसे गिरते हुए उल्कापिंडों से बचाता है। वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्कापिंडों से क्या करता है? बचाता है। और बात करें वायुमंडल जो रेडियो तरंगें होती है, वायुमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, जो दूरसंचार में सहायक होते हैं। बात करें वायुमंडल हमें जो रेडियो तरंगें होती है उनको क्या करता है? परावर्तित करता है, जो अपने दूर संचार के लिए क्या होती है? सहायक होती है। ये हमने बात की वायुमंडल के कार्यों को लेकर कि वायुमंडल के कार्य क्या क्या हैं उनको लेकर। तो बात करें वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी त्वचा के और हमारे शरीर की रक्षा करता है वायुमंडल, क्योंकि जो हानिकारक किरणें होती है उन्हें वायुमंडल पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है। बात करें वायुमंडल में गिरते हुए उल्कापिंड, जो अंतरिक्ष में उल्कापिंड होते हैं वह अगर टूट जाते हैं, कभी विखंडित हो जाते हैं, तो उनसे हमें बचाता है, पृथ्वी को बचाता है वायुमंडल। और वायुमंडल जो रेडियो तरंगें होती है उनको वापस परावर्तित करके दूरसंचार में सहायक होता है। अब बात करें हम वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल में अनेकों गैसें हैं, लेकिन उनकी क्या क्या मात्रा है, कौन कौन सी गैसें, उनके बारे में हम जानेंगे। बात करें इसकी वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। क्या बात करें अपन? वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है। बात करें अपन पहली जो गैस है नाइट्रोजन। पहली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। हम बात करें कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में
गैस पाई जाती है वह कौन सी है? नाइट्रोजन। बात करें तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? नाइट्रोजन की संपूर्ण गैसों का 78% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 78% कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हम बात करें वायुमंडल की, ठीक है। बात करें दूसरी जो गैस होती है वह कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। यह कितने प्रतिशत पाई जाती है? यह 21% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21% पाई जाती है। यह वायुमंडल की सबसे अधिक दूसरा नंबर की गैस है। पहले नंबर की कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन। तीसरी कौन सी आती है? आर्गन। तीसरी कौन सी आती है? आर्गन। यह कितने प्रतिशत है? यह 0.93%, लगभग 1% के लगभग कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन गैस पाई जाती है। बात करें चौथी गैस कौन सी है, तो वह कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह कितने प्रतिशत पाई जाती है? यह 0.03%। कितने? 0.03% पाई जाती है। बात करें अन्य गैसों में, अन्य गैसें जो कुछ प्रतिशत पाई जाती है, अन्य गैसें कौन कौन सी? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टॉन, नियोन आदि। हमने बात की कि वायुमंडल के संगठन की हम बात कर रहे थे, तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%, ठीक है। बात करें दूसरे नंबर की जो सबसे अधिक गैस है वह कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसे हम जीवनदायी गैस भी कहते हैं। कौन सी है? ऑक्सीजन, जिसे हम जीवनदायी गैस भी कहते हैं। तीसरे नंबर की कौन सी है? ऑर्गन। चौथी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टॉन, नियोन आदि गैसें अन्य गैसों में आती है। तो बात करें, अगर आपसे पूछ ली जाए कि वायुमंडल की 99% गैसें में कौन कौन सी गैसें आती है, 99% गैसों में कौन सी गैसें आती है, तो आप क्या है कि ऑप्शन में दिया होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह, तो आप सोचते हैं कि लगभग सभी गैसें आती होंगी 90%, 99% में, लेकिन उनमें केवल दो ही गैसें आती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर कितने प्रतिशत हो गई? 99% गैसें हो गई। अगर हम बात करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन। और अगर बात करें कि जो जीवनदायी गैस है वह कौन सी गैस है, तो वह कौन सी है? ऑक्सीजन। तो हम एक एक गैस को लेकर पढ़ते हैं, एक एक गैस को लेकर अध्ययन करते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और यह किस प्रकार से उपयोगी है, उसके बारे में।
बात करें हम नाइट्रोजन गैस की, बात करें तो यह जो नाइट्रोजन गैस है ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो वायुमंडलीय दाब के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है। क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक वायुमंडल में सबसे पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा की गैस है। सॉरी, यह नाइट्रोजन ये पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कितने प्रतिशत? 78%। ठीक है, यह वायुमंडलीय दाब के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह वायुमंडलीय दाब के लिए सबसे अधिक क्या है? उत्तरदायी गैस है। वायुमंडलीय दाब के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है। नोट लगा के लिखिए एक बार आप। वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक समुद्र तट पर होता है। जो वायुमंडलीय दाब है ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है? समुद्र तट पर होता है। कितने डिग्री? 1013 मिली बार। बात करें कि वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? समुद्र तट पे। समुद्र तट पर होता है 1013 मिली बार। हम वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र तट के किनारे पर सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। कितना मिलीबार? 1013 मिलीबार। ये हमने बात की वायुमंडलीय दाब की नाइट्रोजन गैस को लेकर। बात करें कुछ अन्य पॉइंटों की और नाइट्रोजन गैस के बारे में। हम एक एक गैस को लेकर उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस को लेकर। बात करें नेक्स्ट पॉइंट तो पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रोटीन का निर्माण, पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन गैस की सहायता से होता है। किसकी
सहायता से होता है। पेड़ पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह किन की सहायता, कौन सी गैस की सहायता से तो होता है? नाइट्रोजन गैस की सहायता से होता है। बात करें जो दलहन की फसलें होती हैं, जो दलहन की फसलों की जो जड़ें होती है उसमें क्या है? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में मिला देता है, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। जो दलहन फसलें होती है, दलहन की फसल होती है, उसकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को मृदा में मिला देता है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। बात करिए अपन जो दलहन की फसलें होती है उसमें उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में मिला देता है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। बात करिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट बिंदु की, हम नाइट्रोजन की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। क्या है? नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका ना तो कोई रंग होता है, ना कोई उसमें गंध आती है और ना उसका कोई स्वाद होता है। ऐसी गैस जिसका ना कोई रंग हो, ना कोई गंध हो, ना कोई स्वाद हो, वह कौन सी गैस आती है? नाइट्रोजन गैस आती है। इसलिए इसका उपयोग रंगमंच पर सजावट के लिए किया जाता है। इस कारण से इस का प्रयोग रंगमंच पर सजावट के लिए किया जाता है। जो आप शादी विवाह में देखते होंगे, जो रंगमंच तो होता है या स्टेज होता है उसमें धुआं सा निकाला जाता है, तो वह कौन सी गैस होती है? वह नाइट्रोजन गैस ही होती है, क्योंकि उसमें ना तो कोई उसका रंग होता है, ना कोई उसमें गंध आती है
और ना ही वह इसमें कोई स्वाद होता है, इसलिए वह किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। और नाइट्रोजन जो गैस होती है, यह नाइट्रोजन जो गैस होती है यह आग के फैलने में भी आग के फैलने को क्या करती है, यह रोकती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस होती है नाइट्रोजन गैस आग को फैलने से रोकती है। मैं ऐसे कह रहा हूं आपको कि आग को फैलने से रोकती है, ना कि आग को बुझाती है। आग को बुझाने में सहायक नहीं है, आग को फैलने से रोकने में सहायक होती है। ये हमने बात की नाइट्रोजन गैस को लेकर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो गैस है अपनी, ऑक्सीजन को लेकर। किसको लेकर? ऑक्सीजन को लेकर। हमने बात की नाइट्रोजन गैस को लेकर कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तथा यह गैस जो दलहन की फसलें होती है, इसमें जो राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, यह इस गैस को वायुमंडल से मृदा में मिला देता है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसलिए आपको पता हो तो हर 2-3 साल के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें दलहन की फसलें उगाई जाती है, ताकि मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सके। इसलिए मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहन की फसलें बोई जाती है। ठीक है, और नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध होती है और ना कोई स्वाद होता है। इसलिए जो शादी ब्याह के अंदर जो रंगमंच होता है उसमें इस गैस का उपयोग किया जाता है। जो धुआं सा उड़ता है स्टेज पे, उसे नाइट्रोजन गैस ही कहते हैं। इसका उपयोग शादी ब्याह में सजावट के लिए किया जाता है। बात करें नाइट्रोजन गैस, ये आग को फैलने से रोकने में सहायक होती है। अब हम बात करेंगे इसकी ऑक्सीजन के बारे में। आप ऑक्सीजन के बारे में तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। हम बात करें ऑक्सीजन को लेकर, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? गैस है। यह एक जीवनदायी गैस है। क्या है? यह एक जीवनदायी गैस है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस ना हो तो जीवन का वायुमंडल में अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। जीव बचेगा ही नहीं, क्योंकि सभी प्राणियों जीवों के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं अपन। O2 आग को जलाने में सहायक होती है। O2 ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक
होती है। ऑक्सीजन जो गैस है यह आग को जलाने में सहायक होती है। जीव जंतु ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीव जंतु ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वह ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे हमें उनको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो ऑक्सीजन होती है यह पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के जो अवशेष होती है उनको सड़ने और गलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के अवशेषों को सड़ने में सहायक होती है। यानी ऑक्सीजन का कितना महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ऑक्सीजन क्या है कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो होते हैं वह मर जाते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को सड़ने या गलने में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। और अगर ऑक्सीजन गैस ना हो तो वहाँ पर आग को जलाना भी संभव नहीं होता है। ये हमने बात की ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी गैस है। पहली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन 78%। दूसरी कौन सी है अपनी ऑक्सीजन, कितने प्रतिशत, 21%। यह एक जीवनदायी गैस है तथा यह आग को जलाने में सहायक है और यह पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के पार्थिव शरीर को सड़ने गलने में भी क्या होती है, सहायक होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, यह एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है। क्या है, यह एक महत्वपूर्ण हरित ग्रह गैस है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक महत्वपूर्ण हरित ग्रह गैस है। इस गैस की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसकी सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। यह एक भारी गैस होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह भारी गैस है। यह एक भारी गैस होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, इसलिए यह वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है। इसका सिंबल क्या होता है? क्या होता है? CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2। तो जो CO2 गैस है, यह जो इसका प्रयोग अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उनमें आग बुझाने के लिए किया जाता है। अग्निशमकों में आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, बात करिए अपन नेक्स्ट जो गैस है, कौन सी? ओजोन गैस। ओजोन गैस बात करें ओजोन गैस की। ओजोन गैस वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जो ओजोन गैस है, यह कितने किलोमीटर से? 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है और यह बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ओजोन गैस वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो ओजोन गैस होती है, यह वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। बात करें जो CFC जो गैस है, यह CFC जो क्लोरोफ्लोरो गैस है,
जो कि शीतलकों में जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि में उत्पन्न होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है या CFC गैस होती है, यह कहाँ से उत्पन्न होती है? यह शीतलकों से, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हमने बात की ओजोन गैस के बारे में कि ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है। यह 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और जो CFC क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है, ये शीतलकों में पाई जाती है, जो कि ओजोन परत को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। CFC जो गैस है, यह ओजोन परत को सर्वाधिक मात्रा में नुकसान या हानि पहुंचाती है। जो CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो शीतलकों से उत्पन्न होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि से यह उत्पन्न होती है और यह ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। कौन सी गैस? CFC गैस। एक CFC गैस का अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ने में सहायक होता है। यानी एक CFC गैस का अणु 1 लाख ओजोन गैस के अणुओं को तोड़ने में सहायक होता है। एक CFC, एक क्लोरोफ्लोरो का अणु ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। इसलिए जो ओजोन गैस है, इसमें धीरे धीरे छिद्र होता जा रहा है। इसलिए इसको रोकने के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि ओजोन गैस को जो प्रभाव पड़ रहा है या ओजोन छिद्र के जो प्रभाव पड़ रहा है, ओजोन शेल जो बड़ा होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या हुआ था कि 1987 में कनाडा शहर में जो मॉन्ट्रियल है, कब 1987 में कनाडा के शहर
मॉन्ट्रियल, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 में विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हमने बात की जो ओजोन गैस है उसके बारे में। यह है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम मात्रा में पाई जाती है तथा यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है तथा इसको बचाने के लिए 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर को विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाईस अप्रैल 1992 को ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 22 अप्रैल 1992 को 22 अप्रैल 1992 को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस ओजोन परत को बचाने के लिए, क्योंकि ओजोन परत ही पृथ्वी में जीवन को बचाने में सहायक है, इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए 22 अप्रैल 1992 को ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसलिए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस
मनाया जाता है। ये हमने ओजोन गैस के बारे में जाना है। तो ओजोन गैस को बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? ओजोन सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1987 में 16 सितंबर को। बात करिए नेक्स्ट जो गैस अपनी मीथेन गैस। मीथेन गैस की बात करें, मीथेन गैस को हरितगृह गैस या बायोगैस, गोबर गैस या मार्स गैस तथा धान के खेतों की गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को किन किन नामों से जाना जा सकता है? मीथेन गैस को हरित गृह गैस, बायोगैस, बायोगैस, गोबर गैस, क्योंकि यह गोबर में अधिक मात्रा में पाई जाती है, और मार्स गैस या धान के खेतों की गैस भी कहा जाता है। जो मीथेन गैस है इसे हरितगृह गैस, बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस या धान के खेतों की गैस भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट अपन हाइड्रोजन गैस के बारे में, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। यह गैस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक तो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और बात करें अगर ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस भी यही है। जो हाइड्रोजन गैस है यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है। बात करें हीलियम की, ये गैसों की कुछ विशेषताएं हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। बात करें हम नेक्स्ट हीलियम गैस की। हीलियम गैस की बात करें अपन तो ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रथम गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। ठीक है, यह वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है और यह है वायुमंडल की दूसरी हल्की गैस है। पहली सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। और बात करें अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस अक्रिय गैसों में वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? हीलियम गैस। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज के टायरों में तथा पर्यटक गुब्बारों में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? हवाई जहाज के टायरों में व पर्यटक गुब्बारों में। जो हीलियम गैस है यह ब्रह्मांड की दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तथा यह ब्रह्मांड की दूसरी सबसे हल्की गैस भी है। लेकिन अगर अक्रिय गैसों की बात करें तो यह वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली सबसे अधिक हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में अक्रिय गैसों की बात करें तो वह हीलियम गैस आती है। इसलिए जो हवाई जहाज के टायर होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। और जो पर्यटक गुब्बारे होते हैं उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। बात करें नेक्स्ट जो अपनी गैस है रेडॉन गैस या रेडॉन गैस। रेडॉन गैस या रेडॉन गैस। रेडॉन गैस की बात करें तो वायुमंडल की सबसे भारी गैस। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन गैस। इसलिए यह कहाँ पाई जाती है? मृदा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसलिए यह मृदा में पाई जाती है। यदि रेडियन गैस की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है तो यह भूकंप के आने का संकेत
होती है, क्योंकि रेडॉन गैस के कण कहाँ पाए जाते हैं, मृदा में पाई जाती है। और जब भूकंप आता है तो इस गैस में क्या होता है कि हलचल सी मच जाती है और यह गैस ऊपर धरातल से ऊपर आना लग जाती है। इसलिए यदि रेडॉन गैस की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है तो यह भूकंप के आने का संकेत है। यदि रेडॉन गैस की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है तो यह भूकंप के आने का संकेत है। अगर रेडॉन गैस की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है तो यह किसका संकेत होता है, यह भूकंप के आने का संकेत देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो वायुमंडल की संरचना को लेकर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। अगर आपको यह अपना पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें या फिर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।